नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कहां एक बार फिर से अवैध रूप से बनाई गई मजारों पर चला है बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गुड्डू मुस्लिम को लेकर यूपी पुलिस को क्या जानकारियां मिली हैं। और गुड्डू मुस्लिम का एक नया वीडियो भी अब यहां पर सामने आया, जिसमें गुड्डू मुस्लिम सीसीटीवी के फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ आखिर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन किन किन राज्यों में मिली है और कहां कहां वो भाग रहा है, ये सारी जानकारियां हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी को लेकर बाबा बागेश्वर ने क्या बड़ा बयान दिया है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। अतीक की अवैध प्रॉपर्टी पर एक्शन की तैयारी चल रही है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है। ईडी ने अतीक के बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया है। ये संपत्तियां प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में हैं। प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया गया है। प्रयागराज में अनुमानित जो संपत्ति है जो अब तक चिन्हित हुई है वो तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा की है। लखनऊ की चिन्हित संपत्ति की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि नोएडा में चिन्हित संपत्ति की 30 करोड़ से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है। चिन्हित संपत्तियों को माफिया अतीक ने अपने करीबियों के नाम पर दर्ज कराया था। अतीक के करीबियों के घर ईडी की छापेमारी में दस्तावेजों के आधार पर ये बड़े खुलासे हुए हैं। राजस्व विभाग से ईडी अब संपत्तियों का सत्यापन करवा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संपत्तियों को ईडी की टीम अब अटैच करेगी। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपके पास क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? देखिए, माफिया अतीक अहमद का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। हालांकि 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या हो गई, लेकिन अतीक अहमद का जो करोड़ों का साम्राज्य है उसको लेकर तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, क्योंकि अतीक अहमद की बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्तियां हैं जो उसके करीबियों और उसके गुर्गों के नाम पर हैं। अतीक की ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया है और सूत्रों के हवाले जो बड़ी खबर आ रही है वो प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में ये संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। और अनुमान के मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है वो प्रयागराज में, लखनऊ में करीब 20 करोड़ और नोएडा में 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित किया गया है। और ये तमाम संपत्तियां अतीक अहमद ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों के नाम पर ली थी। और ईडी के घर पर जब छापेमारी, ईडी ने अतीक अहमद के घर के करीबियों के घर पर छापेमारी की थी, उससे जो दस्तावेज मिले थे उससे इस बात का खुलासा हुआ है। और राजस्व की टीम से अब ईडी इन तमाम संपत्तियों का सत्यापन करा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसमें केस दर्ज कर ईडी इसमें अटैच करने की भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर जो माफिया अतीक अहमद का अवैध साम्राज्य है उस पर अब शिकंजा कसना तेज हो गया है। जी शुक्रिया सर्वेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर देहरादून में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद अवैध मजारों पर एक्शन जारी है। विकासनगर से सहसपुर तक अवैध मजारों पर कार्रवाई हुई। राजस्व विभाग, वन विभाग अलग अलग कार्रवाई कर रहा है। वहीं छरबा में 5 बड़ी मजारें तोड़ी गई हैं। एसडीएम विकासनगर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कार्रवाई की तस्वीरें देख पा रहे हैं। इससे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे यहां पर अवैध तरीके से मजारों का निर्माण किया गया है। लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका शासन और प्रशासन ने संज्ञान लिया और अब यहां पर एक्शन का दौर जारी है। यहाँ पे कुछ मजारें तो एक ही परिवार द्वारा निर्मित कराई गई हैं, कुछ बहुत पहले से टारगेट के, आप देख ही रहे, टारगेट के अनुसार बनाई गई हैं। लेकिन इस चीज में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में इन्वॉल्व है। लाइट की व्यवस्था क्यों दी गई है, पानी की क्यों दी गई है, हर चीज पे मतलब अलग ही रुतबा इन लोगों का बना हुआ है। चीज का निर्माण तो होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, हम लोगों एक आज की डेट में ना अपने धर्म को भूल जा रहे हैं और दूसरे धर्म को आजमाने का ज्यादा वो ले रहे हैं। जो सहसपुर क्षेत्र में जो छरबा एक जगह है, यहाँ पे जो अवैध रूप से मजारें बनाई गई थी, अवैध धार्मिक जो सरकारी जमीनों पे बनाई गई थी, इसका चिन्हीकरण हमारे द्वारा किया गया था। तो आज करीब 5 जो इस तरीके की संरचनाएं हैं इनको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ विकासनगर के पूरे क्षेत्र में हमारे द्वारा करीब 50 संरचनाओं का चिन्हीकरण किया गया है। अपने प्राचीन मठ और मंदिरों के लिए जाने वाली देवभूमि में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वो सड़क का किनारा हो या फिर जंगल का एरिया हो या खाली पड़ी कोई सरकारी लैंड हो, हर जगह आपको धार्मिक स्थलों के नाम पर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट मिल जाएगा। आप लगाइए कि हम अभी सहसपुर के शंकरपुर गांव में एक रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में हैं, जहां साल का घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच
भी यहाँ पर मजार बना दी गई। और मजार सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी मजार बना दी गई हो। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 कमरे भी इस मजार की आड़ में बना दिए गए थे। अब अतिक्रमण हटाने का जो अभियान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया है, उसके तहत अब इस इंक्रोचमेंट को ध्वस्त किया गया है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि रिजर्व फॉरेस्ट में जहां आप घुस नहीं सकते, एक लकड़ी नहीं काट सकते, वहां पर इतना बड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर दिया गया। अब जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको ध्वस्त किया है। ये सिर्फ सहसपुर की बात नहीं, ये सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट की बात नहीं, उत्तराखंड में हर कहीं आपको इसी तरह से मजारें मिल जाएंगी, जहां पर पहले मजार बनाई जाती है, उसके बाद उस पर बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कुछ कमरे बनाए जाते हैं और धीरे धीरे जो सरकारी लैंड है उस पर कब्जा जमा लिया जाता है। उत्तराखंड में अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे करीब 277 निर्माणों को ध्वस्त कर चुका है और अभी भी युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 सहसपुर। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी रहे अशरफ के गुर्गे फुरकान नवी का 35 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फुरकान बर्थडे पार्टी में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी के दौरान पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और केक काटते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जेल में अशरफ से अवैध मुलाकात के मामले में फुरकान पर मामला दर्ज था, जिसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया था और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। साथ ही ये वीडियो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात गुड्डू मुस्लिम की, जिसका एक नया वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि यूपी पुलिस लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। उड़ीसा में छुपे होने के वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है, 11 अप्रैल 2023 का उड़ीसा का ये वीडियो, जहां पर गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा में दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और तमाम एजेंसियां लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही हैं, लेकिन किस तरीके से आराम से ये घूम रहा है, ये यहां पर इस फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थान से दूसरे स्थान लगातार इसके भागने का सिलसिला जारी है। उड़ीसा में छुपे होने के दौरान का ये वीडियो, इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन दोनों तस्वीरों में गुड्डू मुस्लिम को देख सकते हैं। एक तरफ गुड्डू मुस्लिम की तस्वीरें हैं और एक तरफ वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं 11 अप्रैल 2023 का, जिससे गुड्डू मुस्लिम को आप देख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर गुड्डू मुस्लिम किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चकमा दे रहा है, पुलिस को भाग रहा है। और उसके बाद ये यूपी पुलिस के लिए और एसटीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। अपनी श्रद्धा के मुताबिक सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। बिहार में 13 मई से बाबा का कार्यक्रम होना है, लेकिन उससे पहले बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ आरजेडी का कहना है कि बाबा कोई भी विवादित बयान न दें, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। बजरंग दल और हनुमान जी को लेकर कर्नाटक में सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर भी बाबा बागेश्वर ने अपनी राय रखी है। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार, किसी भी भगवान कोई किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, तो अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा, ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ। मुद्दा चाहे जो भी हो, बाबा बागेश्वर हमेशा अपनी बेबाक राय रखने से नहीं चूकते। बजरंग दल और हनुमान जी को लेकर भी बाबा ने विरोध करने वालों पर अपना मत रखा है।
हम एक साधारण मानव, जैसे तुम हो, तुम्हारी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, और पूछ तो हमारे हैं नहीं है। हम आपको बता, हम कोई हनुमान अवतार नहीं है, हम साधारण धीरेन्द्र हैं, लेकिन सनातनी हिंदू हैं, वो हिंदू को जगाकर मानेंगे। आपने कहा हिंदू राष्ट्र जल्दी घोषित होने वाला है, उसका समय कुछ है? और समय जिस दिन हिंदू जग जाएंगे वही समय। कौन बनाएगा ये हिंदू राष्ट्र? एक एक हिंदू, 80 करोड़ जो बता रहे। जगने की परिभाषा क्या है? सब आप हिंदू जगें, सनातन जगें, तो उसकी अपने अधिकारों को मानना, अपने राष्ट्र में हिंदुत्व भाव को जगाना, हिंदू की पहचान करना और हिंदुत्व का भाव जगा करके सबको जागृत करके एकजुट होना, यही आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर में भी जाकर के वहाँ पर? हाँ, अभी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम आए हैं, अभी भी आशीर्वाद लेकर नीचे ही बैठे हैं। तो उन्होंने कहा तो है कि गुरुजी आप जम्मू कश्मीर चलो, हमें तो भारत के कोने कोने में जाना है ऐसा, जहां तुम ले चलो, तुम कहीं और कहो तो चले। माना जा रहा है कि बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बाबा के बयानों से एक बार फिर बिहार में बड़ा विवाद छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर एक बार फिर विवादों में हैं, चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि बिहार में उनका कार्यक्रम होना है और उससे पहले घमासान मचा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। उनके बिहार जाने से पहले जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर सियासी दल दो पक्षों में बंट गए हैं। एक तरफ वो जो बाबा बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध करने वाले लोग भी हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात एक कार्यक्रम के आमंत्रण को लेकर हुई है। 8 मार्च 2024 यानी कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पंचम कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण देने के सिलसिले में बागेश्वर धाम सरकार मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में कथा होने जा रही है। 13 से 17 मई तक वो अपना दरबार लगाएंगे। कहा जा रहा है कि उनकी कथा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला बयान हो या फिर साईं बाबा पर बयान। केरल स्टोरी के जो निर्माता है उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है। तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट, और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। वहीं मुंबई के पास अंबरनाथ में शास्त्री की हनुमान कथा चल रही है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए एक नोटिस जारी की है। नोटिस धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर है। नोटिस में कहा गया, बाबा कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हो, इससे अंधश्रद्धा और धार्मिक तनाव भी पैदा न हो। दरअसल नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सबसे पहले बाबा के चमत्कारों को चुनौती दी थी, जिसके बाद बाबा को लेकर देश भर में चर्चे तेज हो गए थे। अब एक बार फिर ऐसी शिकायत के बाद पुलिस ने शास्त्री के नाम पर नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।